मेरे बच्चे, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube परिवार सक्सेस मित्रा में। तो कल तक हमने परसेंटेज के सवालों की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि आपको फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना हो, तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 100 से गुणा करते हैं। फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं, और अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से भाग देते हैं। ठीक है, इतना सीख लिए थे आप। और फिर आपने सीखे थे कि अगर कोई 15% है कोई चीज़, ठीक है 15%, तो अगर 100 में 15% बढ़ाना हो तो 115/100 किया जाता है। ठीक है, देखिए 115/500 और 23 पंचे 115 और 20 पंचे 100, यानी 23/20 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे हम ये ज्ञात करते हैं 23/20 आया। ठीक है, अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो 5 से कटेगा तो 5 3 15 और 5 BCM 100, यानी 3/20 आ जाएगा। ठीक है, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं 3/20 से आएगा। तो 3/20 है, तो इसका अगर हम बढ़ाते हैं किसी संख्या को, मतलब संख्या को अगर 15% बढ़ाते हैं तो 20 और प्लस 3 यानी 23/20। ठीक है, किसी तो 100 में 23/20 का मतलब 115/100 होगा। ठीक है, यही होगा 23/20 से 15% बढ़ाने का मतलब। चाहे इससे बढ़ाएं, 100 में 15 जोड़े तब 115/100 के, चाहे 20 में 3 जोड़ के तब पकड़े, बात एक ही पड़ेगी। तो ठीक है, अब हम सवालों की तरफ आते हैं। ठीक है, सवाल 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ देता हूँ। जैसे लिखा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है आपका कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि। देखिए क्या होता है, जैसे पिछली क्लास में भी आपको समझाया गया था कि मूल्य, जैसे प्राइस को P से हम डिनोट करते हैं, प्राइस इंटू कंजप्शन यानी खपत, बराबर होता है कुल खर्च। ठीक है, कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर यानी खर्च लिख देते हैं ई आपको लिखने में सही रहेगा, टोटल। देखिए ठीक है, ये हो गया। जैसे चीनी मान लीजिए 40 रुपये पर केजी है। ठीक है, रुपये 40 पर केजी है। ठीक है, और आपके यहाँ 5 किलो पर मंथ खपत होती है, तो कुल खर्च कितना आता है? 200 रुपये। ठीक है, इतना ही तो। लेकिन इसमें सवाल में क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी इसमें अगर 20% की करेंगे तो 20% आप लोग जानते हैं 20% करेंगे तो 6/5 निकलना, 5 × 40 यानी 48 रुपये पर केजी चीनी हो जाएगी, 48 पर केजी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और चीनी के खपत में कमी करना है, तो चीनी के खपत में कमी करना हो, खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। ठीक है, 8% का मतलब क्या होगा? 8% 1/25, 8% बराबर होगा, जैसे 8% को निकाल लेते हैं, 8% तो 8/100 करेंगे और 4 से कटेंगे, 4 दूनी 2/25, यानी 25 तो 27/25। ठीक है, अब इसका निकालेंगे तो 200, 25 8 200 और 27 8 25 8 200 और 2 8 16, यानी 216 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 216 आएगा। ठीक है, 216 रुपये कुल खर्च हो गया। ठीक है, ये केजी में है, और खपत में कमी करनी है। ठीक है, तो ये मान लीजिए x रुपये हो गया, कमी करके x रुपये कर देंगे तो 48/216। ठीक है, 216/48। देखिए अब इसको काटेंगे, 8 से कटेगा तो 8 से ऊपर, हाँ 8 से ऊपर भी कट जाएगा, तो
8 से काटते हैं, नहीं 6 से कटेगा तो 6 से काटते हैं, 8 6 38 6 36 छक्का 216, तो 4 9 36 यानी 4.5, ठीक है 4.5 आया, ठीक है 9 5 2 ये आ गया 4.5 kg। यानी खपत अगर हम 4.5 kg कर दें तब इतने पैसे में ये हो जाएगा। तो कितने की कमी आई? 0.5 की। 0.5 की कमी कितने पे? 5 रुपये पे, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, तो 5 इकनम 5 0.5 या 1 यानी 10% की आ गई कमी कर देंगे, ठीक है। ये तो होगा बेसिक, ठीक है, ये होगा आपका बेसिक तरीका जिससे हम, लेकिन इस तरह लगाना नहीं है बच्चों की, लगाएंगे आप लोग तो बड़ा कठिन पड़ेगा और आपको ठीक से लगेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये चूंकि मैं इसका सटीक तरीका आपको बता देता हूँ, देखिए ये सटीक तरीका, देखिए ये होगा बेसिक। और जैसे 8% की वृद्धि, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या आपको बताए थे, प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला यहाँ लगाते हैं, प्रतिशत परिवर्तन का, ठीक है, बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपन 100। देखिए लगाना इससे भी नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं कि आपको तरीका पता होना चाहिए। देखिए अब कह रहा खपत में 8% की वृद्धि हो तो परिवर्तन कितना हो? 8%, ठीक है, 8% की वृद्धि हो तो यहाँ भी, अब देखिए यहाँ +8, ठीक है। अब यहाँ चूंकि इसमें दिया है 20% की वृद्धि मूल्य में, तो 20% के +20 आएगा, ठीक है। खपत में कमी करनी है तो y, ठीक है। खर्च में 8% की वृद्धि करनी है तो +8, ठीक है। खपत में y और माइनस माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा तो 8 20y अपान 100, ठीक है। 20 से करना 20 20 2500, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इधर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो y/5 होगा 6y/5, देखिए 6y/5, देखिए यहाँ लिखे देते हैं, पता नहीं नीचे 6y/5, ठीक है। इधर आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा और इधर जाएगा तो 20 में से 8 घटाएंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। 6 कम 12 6 दूनी 12 और y बराबर 10% आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये देखिए ये होगा दूसरी विधि, y बराबर 10%, ठीक है। इससे भी आसानी से, ये प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला इससे भी आसानी से लग जाएगा, ठीक है। एक तीसरी विधि है, एक तीसरी विधि हम लोग लगाते हैं इसमें, तो तीसरी विधि आप देख लीजिए, देखिए मेथड 3, ये होगा मेथड फर्स्ट, ठीक है, ये होगा मेथड सेकंड। एक मेथड थर्ड है आपका कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ये है, ये इतना, ठीक है, इसी को उठाते हैं, इसी को समझाते हैं आपको। जैसे अगर हम प्राइस में वृद्धि कर दें, अगर हम प्राइस में वृद्धि कर दें तब क्या परिवर्तन इसमें आएगा, देखिए आप लोग, प्राइस में अगर वृद्धि करें और ये कांस्टेंट रखें तो टी बढ़ेगा कि नहीं, देखिए एक मिनट, अगर ये कांस्टेंट है और अगर प्राइस में वृद्धि करते हैं तो जैसे ये 50 रुपये कर देते हैं और ये 5 ही किलो रख देते हैं तो 50 पंचे 250 हो गया, ये 200 के जगह पर 250, ठीक है, तो इसमें वृद्धि हुई, ठीक है। अब ये कांस्टेंट रखते हैं और इसमें वृद्धि करते हैं तब भी ये बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। जैसे ये 40 रुपये किलो रखते हैं और ये 6 रुपये किलो अगर कर देते हैं तो 40 छक्का 240, यानी 200 से बढ़ के 240 होगा। समझ में आ रहा कि अगर हम कोई चीज इसमें कांस्टेंट रखें, कोई चीज बढ़ाएं तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम दोनों को साथ में बढ़ाते हैं तब भी आप देख लीजिए, ये अगर 45 कर दिए, ये 6 कर दिए, तब भी तो बढ़ा, तब भी तो 270 हो जाएगा, 270 तो 200 तो बढ़ा ही, ठीक है। अब मान लीजिए ये कांस्टेंट कर देते हैं
क्या करते हैं, ये कांस्टेंट कर देते हैं। तब ये अगर बढ़ाएंगे तो ये मान लीजिए ये 200 ही रख देते हैं, ये 200 ही रखेंगे, ये कांस्टेंट हो गया। ये अगर कांस्टेंट हम लोग करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये 200 ही रखते हैं और इसका मूल्य बढ़ाते हैं 50 कर देते हैं, तो अगर 50 से इसे भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, यानी इसका मान ये घटेगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर इसको टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल खर्च को अगर कांस्टेंट कर देते हैं, तब अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो कंजप्शन हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसी को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इसका मतलब हो जाएगा कि जैसे टोटल एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कामा सी। ठीक है, पी बढ़ाएंगे या सी बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। क्या हो जाएगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट कर देते हैं तो P को बढ़ाएंगे तो हमको C को घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर P बढ़ाएंगे तो C को घटाना पड़ेगा, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए और आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो इसमें दिया क्या है, जैसे दिया है कि तेल का मूल्य 20 रुपये से 20% बढ़ा देते हैं, चीनी का मूल्य 20% बढ़ा देते हैं। तो मान लीजिए पहले कुछ खर्च था 100 रुपये और 100 से बढ़ के 120 हो गया। क्या हो गया, 120। ठीक है, 100 पर कोई चीज बढ़ाते तो 120 हो जाता। 120, देखिए ये प्राइस बढ़ा तो ये टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि टोटल खर्च को हमें 108 ही मतलब 8% ही रखना है, तो 100 से बढ़ के 108 ही हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए तो क्या पूछा है कि उसे अपनी खपत में कितने % कमी, यानी 120 से 108 तक आने में कितने % की कमी, 12 की कमी। 120 माने 12 होगा तब तो जाएगा, और 12/120 इंटू 100। ठीक है, 12 एकन्नम 12 और 12 दहाम 20, 1 0 कट गया यानी 10%। आपको करना इस तरह से, आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से। ये है आपका मेथड 3, आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि 100 मान लेते हैं इसका प्रारंभिक खर्च था, वो बढ़ाया 120 हुआ। ठीक है, वो प्राइस को बढ़ाया तब 120 हो गया, लेकिन उसको खर्च अपना 108 करना है, तो वो 100 से बढ़ा के 108 कर दिया। तो कह रहा खपत में कितनी कमी कर दे, खपत में कितनी कमी कर दे कि इसको 108 ही खर्च देना पड़े। तो 12%, 12 रुपए की कमी, 12 रुपए की कमी 120 पे, तो 10% आ गया। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो अगला सवाल भी आपके पिछले सवाल के जैसा है, खाली इसमें ये दिया है कि खर्च को नियत करना है, मतलब खर्च नहीं बदलेगा और बाकी वैसे लगेगा। तो लिखा है कि खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई, इसकी खपत में कितने % की कमी की जाए जो कि खर्च को नियत कर दे। ठीक है, तो ऐसे ही लगाएंगे। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे ये पेपर में आया हुआ सवाल है, 2019 में आया हुआ सवाल है, तो इसे क्या करते हैं, जैसे खाद्य तेल, जैसे हम लिखेंगे फिर टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक है, प्राइस इंटू कंजप्शन। जैसे ये मल्टीप्लाई अगर रहे तो प्रतिशत परिवर्तन का जो भी मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा रहे तो आप प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला लगा सकते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई है चूंकि, तो इसको पहले हम बेसिक से हल करते हैं। तो मान लीजिए तेल 40 रुपये किलो है, कितने रुपए किलो, 20 रुपये किलो मान लीजिए। ठीक है, 20 रुपये किलो।
20 पर केजी, ठीक है, 20 पर केजी, ठीक है। मान लीजिए 5 किलो तेल कंजप्शन होता है, 5 केजी महीने में कंजप्शन, तो तेल के पीछे कुल खर्चा कितना होगा? 100, कितना होगा? 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये। अब देखिए, चूंकि तेल के मोल में कितने परसेंट की वृद्धि थी? 25%। अब 25% आप लोग इसका निकालेंगे तो 1/4 आएगा, 25 आ जाएगा, यानी 25 रुपये पर केजी हो जाएगा। लेकिन हमको खर्च को नियत रखना है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं करना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग 100 ही रहने देते हैं, ठीक है, इंटू, ठीक है। और 100 में ऐसा क्या करें, मतलब 25 में ऐसा क्या करें, ऐसे किस संख्या का गुणा करें कि 100 आ जाए? तो सब लोग बता देंगे कि 4 का गुणा किया जाए, ठीक है, कितने का? 4 का। देखिए, ये खर्च नियत होगा, ये 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो ये 5 से 4 यानी -1, -1 के कितने में? 5 में, इंटू 100, ठीक है, बराबर आ गया 20% की कमी। देखिए ये हो गया, ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हैं। प्लस इसमें जो आपको प्रतिशत कमी वाला फार्मूला बताए थे, प्रतिशत कमी वाला आपको याद होगा, ठीक है, x अपान 100 प्लस x इंटू 100। आपको निकाल कर भी कल बताए थे कि आपको निकाल कर भी पिछले क्लास में बताए थे कि यह कैसे निकला। तो इस फार्मूले से रखेंगे 25 प्लस 100 प्लस 25 125 इंटू 100। देखिए आप लोग मेरी टोन से वाकिफ हो गए होंगे, तो बहुत सारा चीज़ हम ऐसे कर दिया करेंगे, तो आप लोग चौंकिएगा मत। 5 VCM 100 यानी 20% की कमी, ठीक है, ये होगा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो आपको बताए थे, ये मेथड 1 हुआ, ये मेथड 2। तीसरा तरीका आप प्रतिशत परिवर्तन वाले से निकाल लीजिएगा, क्योंकि प्रतिशत परिवर्तन से आपको होमवर्क दे रहे हैं, प्रतिशत परिवर्तन वाले से निकाल लीजिए। और ये इसलिए करवा दिए कि ये प्रतिशत परिवर्तन के फार्मूला से ही आया है, तो इसलिए ये भी करवा दिए। अब तीसरा तरीका जो आपको बताए थे कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एंड सी, ठीक है, यानी प्राइस और कंजप्शन के टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। और अगर टी को नियत कर दिया जाए, टी को कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है, टी को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c, ठीक है। अब देखिए, P को 25% से बढ़ाते हैं, यानी P का, जैसे P अगर 25% का वो वैल्यू ज्ञात करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग जानते होंगे 1/4 हो जाता है। तो अगर 4 को 1 जोड़ेंगे तो 5, यानी 4 से 5 होगा, ठीक है। तो इसे वापस 4 में लाने के लिए 1 माइनस करेंगे, तो यानी अगर प्राइस को 4 से 5 किया तो कंजप्शन को उसका उल्टा है, यानी 5 से 4 करते हैं, 5 से 4 कर देते हैं। 5 से 4 करेंगे यानी 5 से 4 होगा, यानी 1 की कमी आई, कितने में? 5 में, इंटू 100, यानी 20% की कमी, ठीक है। ये होगा मेथड 3। देखिए मेथड 4 ये आता है आपका कि आप 100 से बढ़ा के 125 कर दिए, लेकिन आपको खर्च परिवर्तन नहीं करना, 100 पर ही लाना है, तो कंजप्शन में कमी, यानी 100 पर लाने के लिए कितना करेंगे? 25/125 इंटू 100,
यानी 20%। देखिए करिए आप चाहे जैसे, आएगा आंसर एक ही, तो इसीलिए आप लोग सारी विधियों को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ तक होगा मेथड 3, ठीक है। ये मेथड 3 है, ये मेथड 4 है, ये मेथड 4 है, ये मेथड 2 है, ठीक है। मेथड फर्स्ट, मेथड सेकेंड, मेथड थर्ड, मेथड, चाहे जिस मेथड से लगाएंगे आपको 20% ही मालूम चलेगा। इसीलिए जो अच्छे से समझ में आए, आपके फार्मूला अच्छे से समझ में आ जाए, फार्मूले से लगा लीजिए। ये ज़्यादा अच्छे से समझ आए, इससे लगा लीजिए। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है, पिछली सवाल की तरह जैसा ही है। जैसे आटे के मूल्य में 20% बढ़ जाता है, आटे का मूल्य 20% बढ़ जाता है और इसकी खपत 8 से ही 1/3% कम हो जाती है, ठीक है। तो इस पर व्यय में कितने % की वृद्धि हुई, ठीक है। तो इसे हम वही एक फार्मूला लगाते हैं, T = P × C, ठीक है। देखिए अब क्या लिखा है कि 20% को 5/6 लिखते हैं, 20% को 1/5 लिखते हैं और ठीक है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, ठीक है। तो आटे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। 20% की वृद्धि हो जाती है। तो आटे का मूल्य मान लेते हैं 5 यूनिट पहले था, 5 यूनिट पर किलोग्राम पहले था। इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो 20%, 5 का 20% 1 आएगा, 1 की वृद्धि करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं कंजप्शन। कंजप्शन में 8 सही 1/3%, जैसे 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% की बराबर कितना आएगा, आप लोगों को बताए थे 1/12 आएगा, ठीक है। एक इसकी कमी आती है, ठीक है, इसकी कमी आती है। तो ये 12, मान लीजिए 12 यूनिट पहले था, कमी आएगी 11 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए या तो हम यही काट लेते हैं, 6 का 9 6, 6 दूनी 12, तो आ जाएगा 5 दूनी 10 और 11, यानी 10 से 11 हुआ, 1 की वृद्धि 10 में, तो 100 में कितने की वृद्धि होगी, यानी 10% की। ये आपका आंसर होगा। इसी विधि से लगाइएगा, सटीक बैठेगा। और सारी विधियां हैं, लेकिन अब इसी विधि से आप लोग करिएगा तो अच्छा लगेगा। वरना आप लोग परस्पर परिवर्तन से भी करके देख लीजिएगा और जो 2-3 विधियां बताए थे उससे भी करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल में क्या दिया हुआ है, पढ़िए आप लोग। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 15% घटाया जाता है। यदि परिणामी मान 2040 हो जाता है तो संख्या का आरंभिक मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए पहले संख्या को क्या किया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है। तो 20% का मतलब 5 है संख्या, अगर तो उसे 6 कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर उसी संख्या को 15% बढ़ा देता है। 15% का मतलब 3/20 होता है। और अगर संख्या 20 है तो 15% बढ़ाने का मतलब 23 कर दिया जाता है, सॉरी घटाया जाता है, बढ़ाया नहीं जाता। तो जैसे 3/20 है, 15% का मान 3/20, ठीक है। 15% = 3/20 होता है। तो अगर 20 में 20 का 15% अगर निकालेंगे तो 3 ही आएगा, और 3 घटाएंगे जब तो ये 17 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको गुणा कर लेते हैं, 20 पंचे 100 और 17 छक्का 102, ठीक है। यही होता ना, 17 छक्का 102 ही होता है। तो 102 का मान वो क्या कहा है कि परिणामी मान 240, 102 का मान 2040 दिया हो, 2040 दिया, ठीक है। 102 दूनी 204, यानी 20 से गुणा किया गया है। तो इसको भी 20 से गुणा कर देते हैं, इंटू 20 कर देंगे तो 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2000 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह के सवालों को सिर्फ इसी तरह से हल करेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे दिया क्या है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है,
ठीक है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, यदि आपका आय यानी इनकम, ठीक है, यदि आय की आपकी आय इनकम मान लेते हैं, इनकम मान लेते हैं 100 रुपये है। ठीक है, और आयकर यानी टैक्स आप लोग इनकम टैक्स जो जमा करते हैं वो 20 जमा करते हैं, तो नेट इनकम आपकी कितनी हुई? नेट इनकम आपकी 80 हो गई। ठीक है, नेट इनकम आपकी 80 हो गई। ठीक है, यदि देखिए समझिए अच्छे से, यदि इसमें हम लोग 5 की वृद्धि करते हैं, 5 की वृद्धि करते तो ये 25 हो जाती है। ये 100 ही रहता है, ये इनकम 100 ही रहता है, लेकिन टैक्स में 5 की वृद्धि करता है यानी 25 हो जाता है। तो नेट इनकम कितना हो जाएगा? 100 माइनस 25 75। ठीक है, यानी ये आयकर जितना है, टैक्स जितना है हम लोग बढ़ाते हैं तो इनकम उतनी घट जाती है। लेकिन देखिए इनकम 5 रुपये बढ़ाए, 5 रुपये अगर इंक्रीज किए तो ये 5 रुपये कम हो गई, ये 5 रुपये कम हो गई। ठीक है, अब मान लेते हैं ये 10, ये 100 ही है और इसे 10 बढ़ा दिए, 30 कर दिए, इसमें 10 बढ़ा दिए, 30 कर दिए, तो क्या होगा? 10 माइनस 30 यानी 70। ठीक है, इसमें भी माइनस 10 हो जाएगा यानी 10 की कमी हो जाएगी। ठीक है, 10 की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसे कमी किए यानी 20 में अगर हम 15 कर देते हैं तो इनकम तो मेरी 100 ही रहेगी, लेकिन ये बढ़ के 5 रुपये 100 माइनस 15 करेंगे तो 85 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर इसमें 5 रुपये का कमी कर दिए तो ये 5 रुपये बढ़ जाएगा। इसका अर्थ ये है कि हम जितने पैसे टैक्स में बढ़ाएंगे उतना मेरी नेट इनकम में कमी होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसकी परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, ये 20 से 25 किए थे तो कितने का चेंज आ रहा है? 20 से 25 किए थे तो 5 रुपये 20 पर परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं तो 5 के नंबर 5 24 यानी 4%, यानी ये 25% का इंक्रीज किए थे इसमें। ठीक है, 25% का इंक्रीज किया तब तो होगा, प्लस 25% का इंक्रीज किया था तब ये 25 होगा। तो इसमें क्या हम 25% की कमी कर दें तब आएगा आंसर? देख लेते हैं। इसमें 5 रुपये की कमी आ गई तो 5/80 गुणे 100। ठीक है, 5 51 5 16 1/16। ठीक है, 1/16 का आप लोगों को बताए होंगे 16 छक्का 96। देखिए 16 छक्का 96 और 4/16 यानी 1 4। ठीक है, 6 सही 1/4, यानी इसमें क्या हुआ? 6 सही 1/4 की कमी आई है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल बना है। ठीक है, यानी 25% की कमी आई तब ये देखिए रुपए में दोनों बराबर है लेकिन परसेंटेज में दोनों अलग अलग। हम इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे इसमें। जैसे आपको दिया क्या है, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि जैसे क्या दिया होगा कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो नेट इनकम में 6% की कमी होती है। ठीक है, तो आयकर जैसे टैक्स में 19% की वृद्धि 19/100। ठीक है, बराबर
कितने परसेंट की कमी? नेट इनकम में 6% की कमी। देखिए ये दोनों बराबर होगा कि नहीं? जैसे ये हुआ आपका 20 का 25%, 25/100 बराबर 80 का 6 सही 1/4%। ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? ऐसे परसेंटेज को परसेंटेज अपॉन 100 से काटेंगे, ठीक है। और 20 से करना 20, देखिए 20 पंचे 100, यानी ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे। जैसे ये हो जाएगा 1/16 लिखा है, ठीक है। 16 पंचे ये 5 हो गया, और 20 पंचे 100, 25, यानी 5 बराबर 5 हो गया, ठीक है। ये रेट में दोनों बराबर होते हैं, तो ऐसे हम भी रेट में इन्हें बराबर कर लेंगे। तो ये टैक्स, ये 100 से 100 कट जाएगा, और टैक्स अपॉन NI आ गया, नेट इनकम आ गई 6/19 की, ठीक है, 6/19 की। तो अगर हमको क्या करना है, क्या याद करना? आयकर की दर, ठीक है। आयकर की दर टोटल इनकम पर ज्ञात होती है, ठीक है। तो टोटल इनकम अगर टैक्स प्लस NI कर देंगे, अगर इनकम जैसे टैक्स प्लस NI करें तो टोटल इनकम आ जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो टैक्स प्लस NI करते हैं तो ये मान लीजिए टैक्स मान लीजिए 6 यूनिट और NI मान लीजिए 19 यूनिट, तो ये कितना होगा? 25 यूनिट, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? तो क्या ज्ञात करना? टैक्स की रेट। तो टैक्स की रेट अपॉन हो जाएगा टैक्स अपॉन टोटल इनकम इंटू 100, ठीक है। तो टैक्स कितना है? 6 रुपये, 6 रुपये, ये कितना है? 25 इंटू 100, ठीक है। 25 × 25, 25 चौका 100, यानी 24% आ गया, ठीक है। ये कुछ लोग आपको ये 24% ये बताते हैं, ये कैसे निकालते हैं कि यदि आयकर में जैसे X% की वृद्धि हो और शुद्ध आय में Y% की कमी आ जाए, तो फार्मूला बताते हैं प्रतिशत दर का, आयकर की दर का फार्मूला क्या बताते हैं कि Y/X + Y × 100। देखें ये फार्मूला निकला कहाँ से? यहीं से तो आया है। तो ये Y का मान हो गया, ठीक है, और ये X का मान हो गया। तो इसका ऐसे करेंगे 6/X + Y हो जाएगा 25 × 100, यानी आ जाएगा 24% आपकी दर आ जाएगी। तो इसी से ये फार्मूला बिल्ड किए हैं। तो ये हो जाएगा आपका सवाल। तो आते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पे। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल भी इसी टाइप का है, तो इसी टाइप का है। तो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो पिछले साल का जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसी का यूज हम लोग करेंगे। तो पिछले साल में क्या था कि रेट में 17% की वृद्धि, ठीक है, बराबर नेट इनकम में कितने परसेंट की कमी बताया? नेट इनकम में कितने परसेंट की कमी? 3% की, ठीक है, 3%। ये दोनों रुपए में दोनों बराबर होंगे, ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। पिछले साल में आपको कॉन्सेप्टली मैं समझाया था। तो यानी R/NI करेंगे, रेट अपॉन NI, ठीक है, रेट अपॉन NI करेंगे तो 3/17 आ जाएगा, परसेंटेज से परसेंट। देखिए अब R% निकालना है, तो R% यानी टोटल होगा इन दोनों के योग, तो 3 + 17, 3/20 × 100, 20 पंचे 100, 15% आपका आंसर आ जाएगा। कितनी आसानी से आता है। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है कि यदि एक आदमी की आय 6,000 रुपये से बढ़ जाती है
और उसकी आयकर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है। ठीक है, जबकि 25% आय दोनों परिस्थितियों में कर मुक्त है, यानी दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है और दोनों परिस्थितियों में वह समान आयकर जमा करता है, तो उस व्यक्ति की प्रारंभिक आय ज्ञात करनी है। ठीक है, दिया क्या है, जैसे क्षेत्र मान लेते हैं, उसकी प्रारंभिक आय बेसिक से करते हैं पहले अपनी वही विधि, तो मान लेते हैं एक्स आय है। ठीक है, प्रारंभिक। ठीक है, तो दूसरी तरफ एक्स प्लस 6000 हो जाएगी आय। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस 6000 हो जाएगी, इसको जरा नीचे लिख लेते हैं। देखिए एक तरफ एक्स आय है और एक तरफ 6000 की वृद्धि की हुई है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए एक तरफ 18, जब नहीं बढ़ी थी आय तब 18% लग रहा था आयकर की दर, 18%। ठीक है, और जब बढ़ गई आय तो इस पर लगने लगा 15%। ठीक है, अब देखिए चूंकि कह रहा है कि 25% आय दोनों उसमें कर मुक्त है, यानी x का 25% यानी x के 75% पर ही आपकी दोनों परिस्थितियों में बता रहा ना, दोनों परिस्थितियों में इसके 75% पर ही आय आपकी पड़ेगी। ठीक है, आपका आयकर इतने % पे, तो यानी और ये दोनों समान है तो ये दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये 75/100 75/100 से कट गया, ये 100 से कट गया। ठीक है, ये 5 6 3 18 और ये 3 5 15। ठीक है, ये 3 से कटा 15 5 आया, ये 18 6 से कट गया। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पर 6x बराबर ये आया 5x प्लस 6 और गुणे 5 करेंगे 30,000 आ जाएगा। ठीक है, 30,000। अब इधर लाएंगे तो 6x माइनस 5x बचेगा यानी 30,000, यानी उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी 30,000। 30,000 रुपये उसकी प्रारंभिक आय। ठीक है, अब हम आपको ऑब्जर्वेशन कराते हैं इस चीज का। जैसे इसके 75% पर ही पड़ता है और इसके भी 75% पर ही पड़ता है टैक्स, तो 75% पे इसके भी 75% पे इसके भी अलग। ये अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग दी हुई होती तब चाहे हम लोग इसको रखते, तो इसको हम रखते ही नहीं, इसको सिग्निफिकेंट वैल्यू है तो इसको ये कांस्टेंट है गया दोनों में, तो इसको हम नगण्य मान लेते हैं, शून्य के बराबर। ठीक है, इसको हम जाने देते हैं, ऐसे काट देते हैं, इसको लिखते ही नहीं। तो क्या जब उसमें जाएंगे हम लोग तो कैसे लगाएंगे, जैसे ये x हुआ और ये x प्लस 6,000 हुआ। ठीक है, पहले इस पे 18 लगता था, अब इस पे 15% लगता है, लेकिन तब भी दोनों मामले में बराबर है। तो यानी x पे 18 लगा और x पे 15 लगा। ठीक है, तो x पे 15 लगा, x पे 18 लगा, तो कितना हुआ, जैसे x पे 18x, जब x का 18% निकालेंगे, x का 15%, तो यानी इसमें अंतर कितना है 3% की, और 3% की बढ़ोतरी है, यानी 3% ऑफ x बराबर कितना 6,000 का 15%, यानी 6,000 का 15%। ठीक है, परसेंट कट गया और 3 5 15, यानी 6 5 30,000, 30,000 रुपये
समझ में आया बेटा? जैसे ये करना कैसे, जैसे इसमें 18% था, इसमें 3% ज़्यादा है, 3% ज़्यादा है, इसमें 15% है, 15% ऑफ एक्स, ठीक है, और इसमें 3%, तो 3% ये 15% ये होगा और 3% इसका 15% होगा, और वही 3% एक्स आप इसका निकाले हैं, जब इसका निकालेंगे 15% तब आ जाएगा आपका आंसर, एक्स का मान होगा 30,000। तो इसी तरह का एक दूसरा सवाल है जिसमें ये तो दिया रहता है और आपसे पूछ लेगा कि बढ़ा हुआ। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल भी इसी टाइप का है, खाली इसमें अंतर इतना है कि प्रारंभिक आय इसमें पहले दी हुई है। तो दी हुई है कि एक आदमी की आय 28,800 रुपये है, ठीक है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से 10% रह जाती है, जबकि दोनों परिस्थितियों में 30% कर मुक्त है। तो दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय में वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। आरंभिक आय में हुई वृद्धि, जैसे इसमें क्या दिया है, 2,28,800 रुपये उसकी आय है, ठीक है, 28,800, और इसमें कुछ वृद्धि होकर 28,800 प्लस एक्स की वृद्धि होगी, मान लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए 30% आय दोनों परिस्थितियों में मुक्त है, तो ये क्वेश्चन में फालतू की चीजें दी हुई रहती है, इस पर ध्यान नहीं देना, 30% आप लिखते ही नहीं। और फिर दिया है कि 12% है 10%, पहले 12% थी लेकिन जब बढ़ गई तो 10% ही रह गई, ठीक है, 10% ही रह गई, लेकिन दोनों परिस्थितियों में समान हो गया, ठीक है। तो इसका देखिए दोनों परिस्थितियों में जब समान हुआ तो आपको पिछले सवाल में क्या बताए थे कि इसका 10% और इसका 12% घटकर कितना हो जाएगा, 2%। 2% आप 28,800 बराबर 10% ऑफ एक्स, यही तो बताया था पिछली क्लास में, पिछले सवाल में। तो 10% 2% कट गया, ठीक है। अब 10 से 0 कट गया और आ गया आपका 5760 रुपये। आप लोग मन गुणा करके देख लीजिए, इतना ही आएगा आपका, ठीक है। तो इस विधि से, जैसे हम बेसिक से इसलिए नहीं कर रहे हैं, बेसिक से आप लोग एक बार निकाल कर देख लीजिएगा, और इस विधि से देखिए कितनी आसानी से हो गया आपका, ठीक है। जैसे ये अगर समझ में ना आया हो तो फिर से समझा देता हूँ, जैसे 12% ये हुआ और ये 10% हुआ, ठीक है। ये 10% है, ये 12%, ये चूंकि समान है तो इसका 12% इसका 10% माइनस करेंगे तो 2% आएगा। 2% ऑफ ये किसके बराबर होगा, 10% ऑफ एक्स के, तो वही 10% ऑफ एक्स बराबर ये होगा। तो ठीक है, आपको मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग रिवीजन करते रहिए और जो सवाल पढ़ाया जाए उसका नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और बाकी जो प्रॉब्लम आती है उसे आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरा नंबर तो आप लोग जानते ही हैं व्हाट्सएप वाला, तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद।